नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के भेदों के बारे में। यह हमारी वीडियो संख्या 2 होगी, क्योंकि हमने वीडियो संख्या 1 में विराम चिन्ह की परिभाषा और उनके कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में जाना। और अभी हम भेदों को एक एक जो 12 भेद बताए थे, हम उसके बारे में वर्णन या चर्चा करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने आपको विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं, ये 12 भेद बताए थे कि विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह और ये उनके नाम है, ये उनके चिन्ह है और ये इनके उदाहरण है, इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं अल्प विराम, कि अल्प विराम होता क्या है। देखो बेटा, इसका साइन यानी कि इसका चिन्ह ये होता है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है, छोटा सा। जैसे मैंने यहाँ पर भी देखो, इसका उदाहरण देखो, राम, सीता, रीता और गीता सभी जा रहे हैं। देखो यहाँ पर जब हमें कुछ समय के, अल्प का अर्थ होता है कुछ, थोड़े समय के लिए, अर्थात पूर्ण विराम का चौथा हिस्सा जो होता है, 1/4 जो भाग होता है, उसमें जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं तो उस समय हमें कुछ समय के लिए, लिटिल, थोड़े से समय के लिए, अल्प समय के लिए जहाँ पर हमें रुकना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, वहाँ हमारे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि राम, सीता, देखो राम, सीता और रीता, और तो राम थोड़े से रुके, अल्प विराम का चिन्ह लगाया, सीता फिर थोड़े से रुके, अल्प विराम का चिन्ह लगाया, रीता और गीता सभी जा रहे हैं। तो ये था हमारा विराम चिन्ह का पहला भेद, जिसका नाम था अल्प विराम। अब है विराम चिन्ह का दूसरा भेद अर्ध विराम। अल्प का आधा, अर्ध का आधा, सॉरी अल्प का थोड़ा सा और अर्ध विराम का आधा, अर्थात जहां पर हमें अल्प विराम से दुगना और पूर्ण विराम का आधा समय लगता हो। यानी कि जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं या लिखते समय, क्योंकि चिन्हों का प्रयोग कब करेंगे, बोलते समय तो नहीं करेंगे, कब करते हैं, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं। तो जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उस समय हमें थोड़े से थोड़े से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, अर्थात अल्प विराम से दुगना और पूर्ण विराम से आधा समय लगे, वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखिए, गांधी जी नहीं रहे, इसके बाद में रुके, क्योंकि ये आधा है, आधा हमारा, वे अमर हो गए और ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर हमने पूर्ण विराम चिन्ह भी लगाया, ये आधा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा था। अब है तीसरा विराम चिन्ह का भेद पूर्ण विराम। ये तो बेटा आपने भी सुना होगा, जब आप कोई भी वाक्य लिखते हो तो हिंदी अध्यापिका आपको बाद में क्या बताती है कि यहाँ पर जब कोई भी वाक्य हमारा पूरा होता है तो वाक्य के पूरा होने पर अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमारा कोई भी सरल वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो या फिर मिश्रित वाक्य हो, अर्थात रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, तीनों वाक्य जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो उनके बाद में अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह देखो एक डंडा है, पूरा जो वाक्य के अंत में लिखा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, पिताजी जयपुर गए। देखो बेटा, ये हमारे पास सरल वाक्य है, पिताजी जयपुर गए, उसके बाद हमने हमारा वाक्य पूरा हो गया तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं विराम चिन्ह के चौथे भेद पर, भाग संख्या 4, प्रश्न सूचक चिन्ह। अर्थात जिन चिन्हों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के बाद वाक्य के अंत में करते हैं। जब हम किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो उसमें आखिर में, उसी वाक्य के आखिर में, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे आपने देखा भी होगा,
आप जब कोई भी हिंदी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न लिखते हैं तो उसके अंत में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे अब इसका है कौन आया है। देखो हमारे पास एक वाक्य कौन आया है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो कौन पूछा है और लास्ट में अंत में हमारे इसके आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास में 5 और विस्मय सूचक। विस्मय मतलब विशेष, अनोखा। कब होता है? जब हमें शोक, दुख, घृणा, नफरत, खुशी, ठीक है, ये सारी चीजें, ऐसा माहौल होता है, ऐसा समय होता है, तब हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह है ऊपर एक डंडा नीचे एक बिंदी। ये देखो इधर ये विस्मय सूचक चिन्ह है। अब इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। वाह कितना बड़ा घर है। देखो यहाँ पर वाह मतलब हमें दृश्य सुहावना लगा, अच्छा घर लगा, तो हमें खुशी हुई, अच्छा लगा, सुहावना लगा, इसलिए हमने बोला वाह। या दूसरा उदाहरण देखिए, शाबाश और मेहनत करो। जब कोई बच्चा अच्छे नंबर लेता है, अच्छे मार्क्स लेता है, अच्छे अंक लेता है, तो हम उसे शाबाशी देते हैं और बोलते हैं शाबाश। उसके बाद में विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह होता है और उसके बाद में और अधिक मेहनत करो, ये उसको आशीर्वाद भी देते हैं, भैया आपने अच्छा किया और अच्छा करो। तो ये प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आगे का जो भेद है वो है योजक चिन्ह। योजक बेटा, योजक का मतलब होता है जोड़ना। अब कब जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो आप एक उदाहरण के माध्यम से दीजिए। सबसे पहले हम इसके एक चिन्ह के बारे में देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ये योजक चिन्ह है, इसका चिन्ह छोटा, जिसे हम इंग्लिश के अंदर डैश भी कहते हैं। देखो यहाँ पर ये कैसे आता है, जब युग्म शब्द होते हैं, युग्म मतलब जोड़े वाले शब्द, जैसे अपना, पराया, लेना, देना, सुख, दुख, अंदर, बाहर, इस तरह के ये युग्म शब्द होते हैं, जिसे शब्दों का जोड़ा बोलते हैं, जो एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। तो देखो इसका प्रयोग, किसका, योजक चिन्ह का प्रयोग हम युग्म शब्दों के साथ करते हैं। उसके बाद में जब हम तुलना करते हैं, किसी के बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, योजक चिन्ह का। और जब कभी हम द्वित्व शब्द आते हैं, दो शब्द आते हैं एक जैसे, तो उनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, सुख, दुख। देखो यहाँ पर सुख ये युग्म शब्द है बेटा, इनके बीच में देखो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये योजक चिन्ह है। उसके बाद में सूखा सा, ये तुलना की गई है कि वो कैसा दिखाई दे रहा था, पेड़ कैसा था, तो सूखा सा पेड़ था। देखो सूखा सा, तो बीच में योजक चिन्ह है। ऐसे ही जो द्वित्व यानी कि दो एक जैसे शब्द होते हैं, कभी कभी, तो एक जैसे, जहाँ पर योजक का अर्थ होता है जोड़ना। देखो यहाँ पर ये दोनों शब्दों को, यहाँ पर सुख दुख को जोड़ रहा है, यहाँ पर सूखा सा को जोड़ रहा है, यहाँ पर कभी कभी को जोड़ रहा है। तो ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। उसके बाद 7वां भेद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो बेटा बड़ा होता है। देखो अभी हमने किसके बारे में बताया, योजक। योजक में जो डंडा होता है, जो चिन्ह होता है, वो छोटा होता है, लेकिन जब निर्देशक की बात करें वो छोटा ना होकर के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अर्थात जब कोई हमें संबोधन करना हो या किसी की बात को जो का त्यों रखना हो या किसी के कहे हुए शब्दों को किसी के सामने व्याख्या करनी हो, किसी वाक्यांश की व्याख्या करनी हो, तो हमें किसी वाक्य की व्याख्या करनी हो, उस समय हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कोई मान लो हमें आदेश दे रहा है तो वो हमें कहता है, जैसे अभी मैंने भाग 1 वीडियो में आपसे कहा था माँ मोहन से काम पूरा करना चाहिए ना, तो माँ के बाद में हमने निर्देशक चिन्ह का वर्णन किया था। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, माँ ने कहा। देखो बेटा यहाँ पर उदाहरण है, माँ ने कहा। तो बेटा यहाँ पर माँ ने कहा कि उसने आज्ञा दी है, उसके बाद में देखो आपके सामने क्या है, निर्देशक चिन्ह है, कभी झूठ मत बोलो। जैसे ही वाक्य पूरा हुआ हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तो बेटा ये था हमारा निर्देशक चिन्ह। उसके बाद में विराम चिन्ह का 8वां भेद है लाघव चिन्ह। लाघव एक छोटा सा कोष्टक के अंदर बिंदु सा होता है, जिसे हम गोल गोल राउंड राउंड ऐसे घुमाते हैं। देखो ये गोल,
एक बिंदु होता है, और इससे जब कोई बड़ा शब्द होता है और हम उस शब्द को बड़े शब्द में व्यक्त न करके छोटे शब्द में, अर्थात उसका शब्द का शब्दांश, एक शब्द होता है जो पूरा, और शब्दांश शब्द का अंश अर्थात उसका छोटा रूप, उस रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो उदाहरण देखते हैं बेटा, दा, देखो ये लिखा हुआ, इसके बाद में हमने लाघव चिन्ह लगा रखा है, लेकिन ये पूरा कौन सा शब्द है यहाँ पर, डॉक्टर, ठीक है, लेकिन हमने इसे लाघव चिन्ह बना करके क्या बना रखा है, डॉक्टर लिख के और डॉ लिख करके, और ये लाघव चिन्ह का प्रयोग, लेकिन पूरा शब्द क्या होता है, डॉक्टर। ऐसे ही हमारा MA, देखो M, इसके बाद में लाघव चिन्ह, उसके बाद में A, उसके बाद में लाघव चिन्ह। जब इसकी फुल फॉर्म यानी कि इसको पूरा लिखते हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट लिखा जाता है। तो बेटा आप समझ में आया, ऐसे ही आप लिखते हो, आप अपनी जो गृह कार्य की कॉपी है, जांच पुस्तिका है, उसमें लिखते हो PTO, है ना, इंग्लिश के अंदर। हिंदी में क्या लिखते हो, क्रे, प्रे और उ, अर्थात कृपया पृष्ठ उलटिए, ऐसे लिखा जाता ना, लिखते भी है काफी बच्चे। तो वहां जब लिखते हो कृपा की जगह क्रय कर देते हो, है, पृष्ठ की जगह प्रय कर देते हो, फिर लाघव चिन्ह लगा, और उल्टिए का उ लिख देते हो, और वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हो। तो ऐसा करने से आपका वो छोटा बन जाता है, क्रय, प्रय और उ। ऐसे ही प्रोफेसर, हमारे पास एक बड़ा शब्द है, लेकिन हम प्रोफेसर का पूरा न लिख करके प्रो लिख देते हैं, और उसके बाद में लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके आगे के, हमारा विराम चिन्ह का अगला भेद है 9वां भेद। तो प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह का हमारा 9वां भेद है विवरण चिन्ह। जब हम किसी चीज का विवरण करते हैं, अर्थात निर्देश के लिए जब हम लिखते हैं, विवरण करते हैं, किसी के भी बारे में व्याख्या करते हैं, तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी इसका उदाहरण देखिए, वचन के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, देखो उसके बाद में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसमें 2 बिंदी होती है और छोटा सा डैश होता है, ठीक है, या योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं आप हिंदी के अंदर। तो ये हमारे पास में ये विवरण चिन्ह है। अब विवरण किया गया है कि 2 भेद कौन कौन से हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो ये है हमारा 9वां भेद विराम चिन्ह का विवरण चिन्ह। अब विराम चिन्ह के 10वें भेद के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कोष्ठक चिन्ह। जिसका कोष्ठक, देखो सारे वैसे तो कोष्ठक नहीं है, लेकिन कोष्ठक को भी कोष्ठक में लिख दिया गया है, ये कोष्ठक होता है। इसका प्रयोग हम वाक्य में, जिस शब्द, कोई विशेष शब्द होता है, उसे हम वाक्य में शामिल न करके उसका अर्थ अलग से बताने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो अभी मैंने, राम ने रावण को मारा, हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, सॉरी, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने एक विशेष अर्थ बताया है कि राम, कौन सा राम, अर्थात राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। इसे वाक्य में शामिल भी नहीं किया और हमने उसकी तरफ संकेत भी कर दिया, अर्थात विशेष अर्थ भी बता दिया है कि राम जो कोष्ठक चिन्ह है, कोष्ठक के अंदर हम उन्हीं शब्दों को लिखते हैं जिनका हम विशेष अर्थ या विशेष नाम दिया जाता है, उनके जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर राम ने रावण को मारा, लेकिन राम कौन राम, अब हमने यहाँ पर इसका विशेष अर्थ लिखा जिसे वाक्य में शामिल भी नहीं किया, कोष्ठक के अंदर बंद करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिख दिया। तो ये था हमारा 10वां भेद कोष्ठक चिन्ह। अब प्यारे बच्चों, हमारा 11वां विराम चिन्ह का भेद है त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसे हम हंसपद चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि इस चिन्ह की बनावट हंस के पैरों जैसी होती है। ये देखो इसके 2 पैर ऐसे निकले, ऊपर ये हंसपद चिन्ह होता है, ठीक है। इसको त्रुटि पूरक, त्रुटि का मतलब होता है गलती, पूरक मतलब गलती को पूरा करने वाला। अर्थात बच्चों, जब हम कोई भी वाक्य को लिखते हैं और जल्दी के चक्कर में, अर्थात जल्दी जल्दी लिखने के कारण कोई शब्द हमसे छूट जाता है, अर्थात वाक्य को पूरा नहीं कर पाता है,
तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रुटिपूरक चिन्ह का। और इसका ये चिन्ह लगा करके हम क्या करते हैं कि उसके अंदर उस चिन्ह का मतलब बना करके हम उस शब्द का वर्णन करते हैं। जैसे इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के बारे में हम बात करेंगे। आज दिन भर तेज होती रही। तो बेटा देखो, हमने ये वाक्य पढ़ा, आज दिन भर तेज होती रही। अब हमें नहीं पता, हमारा ये वाक्य अधूरा सा है, अर्थात इसमें हमारे पास में कोई शब्द छूट गया है। तो आप देखेंगे इसको कि आज दिन भर तेज होती रही, अर्थात यहाँ पर कोई शब्द छूट रहा है। अब हम उस पर ये अपना त्रुटिपूरक चिन्ह लगाएंगे। आज दिन भर वर्षा तेज होती रही, ठीक है। तो ये हमारा आज दिन भर वर्षा तेज होती रही। अब ये हमारा वाक्य पूरा हो गया और जो अर्थ भी दे रहा है और स्पष्ट भी हो गया। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य के अंदर जो गलती हो जाती है उसको सही करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह का जो आखिरी अर्थात 12वां भेद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का देखो, ये इसके चिन्ह है, ये नाम था, ये इसके चिन्ह है, जिसे हम 66 और 99, क्योंकि इनकी बनावट 66 और 99 के अनुसार होती है। इसका प्रयोग बच्चों जब हम किसी के कहे हुए शब्दों का जो का त्यों लिखते हैं, तो जो किसी के कहे हुए शब्द होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। तो महात्मा गांधी ने जैसा कहा हम वैसे ही उसके शब्दों को दोहराते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये उसके कहे हुए शब्द है। तो हम बच्चों को समझाते हैं तो ऐसे ही समझाते हैं लिख करके। अब दूसरा उदाहरण देखिए, माँ ने कहा, उसके बाद में निर्देशक चिन्ह हो गया, उसके बाद में है क्या कहा, सदा सत्य बोलो। ये माँ के द्वारा कही हुई बात है, जिसे हमने उद्धरण चिन्ह यहाँ से शुरू करके और यहाँ पर बंद कर दिया, अर्थात उसको एक उसके कहे हुए शब्दों को उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद कर दिया, अर्थात उसके कहे हुए शब्दों को, किसके, माँ के कहे हुए शब्दों को हमने कोटेशन अर्थात उद्धरण चिन्ह के अंदर समाहित कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे विराम चिन्ह के 12 भेद, और 12 भेद को मैंने उदाहरण सहित उनके चिन्हों सहित मैंने आपको समझाया है। आशा करती हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपको घर पर रह करके एक बार अपने हिंदी व्याकरण में जो पाठ दिया गया है उसका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो भी काम आपको दिया जाएगा उसको आप अच्छे से पूरा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ की जो भी कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करना है, ठीक है बच्चों। और बेटा, हम अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना अच्छे से अपना संपूर्ण कार्य कीजिए। धन्यवाद।